सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं NCERT साइंस क्लास 9th का जो 6 चैप्टर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। छठा चैप्टर है और छठे चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है उत्तक। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, सबसे पहले तो जो चैप्टर का नाम है उत्तक, इसी की बात की जाती है कि उत्तक कहते किसे हैं। आपने जो 5वां चैप्टर है उस 5वें चैप्टर में सेल यानी कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी दी होगी, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ कोशिकाएं बनाता हूँ, ये कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं क्या करती है, इन कोशिकाओं का ये एक बड़ा समूह हो गया और ये कोशिकाएं क्या करती है, एक समान कार्य करती है। यानी सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, एक ही कार्य करती है। तो इन कोशिकाओं के इस समूह को हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे उत्तक। यानी ये पूरा जो गोला है, इसके अंदर आने वाली सारी कोशिकाओं को हम क्या कह देंगे, उत्तक कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से उत्तक की परिभाषा आपके क्लियर हो चुकी है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। पौधे क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पौधों में गति का गुण नहीं पाया जाता है, गति का लक्षण नहीं पाया जाता है। और इनके जो पौधों के अधिकांश उत्तक होते हैं, कैसे होते हैं, सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति भी ये क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक कैसे होते हैं भाई, मृत होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मृत ऊतक जो होते हैं सेम जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं और उनको कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये नॉर्मल जानकारी इसकी हो जाती है। आगे और बात करते हैं। पौधे गति नहीं करते अपितु वृद्धि करते हैं। जब आपने कक्षा 6 में सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। किन लक्षणों से, क्योंकि अधिकतर लक्षण जो होते हैं वो सारे जीव जंतुओं से मिलते हैं पौधों के। सिर्फ एक ही लक्षण होता है, कौन सा, गति वाला, जो जीव जंतुओं में पाया जाता है लेकिन पौधों में नहीं पाया जाता है, ठीक। तो पौधे गति नहीं करते, क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उत्तक जो होते हैं अधिक दक्षता के साथ यानी बहुत अच्छा प्रभावी कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी, ये तीनों चीज़ें किसके उदाहरण हैं, उत्तक के उदाहरण हैं। रक्त भी एक उत्तक है, फ्लोएम भी एक उत्तक है और पेशी भी क्या है, एक उत्तक है, ठीक। आगे देखिए, जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। जंतुओं और पौधों में उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है कि पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। पौधे की वृद्धि जो होती है ना, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में पौधा बढ़ रहा है, अब पौधा बढ़ता है
तब स्टार्टिंग में उसका तना, शाखाएं, फिर पत्तियाँ, ये सब समान रूप से बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही एक अवस्था आती है तब तक आप देखते होंगे कि तना जो होता है ना, निश्चित आकार प्रदान कर लेता है, उसमें और कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फिर शाखाएं जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी पौधे में जो है वृद्धि सीमित रहती है, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। सीमित भी कुछ विशेष क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। और पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। यानी ऊतकों में जब विभाजन की क्रिया होती है, कोशिकाओं में जब विभाजन की क्रिया होती है, देखो कोशिकाओं में विभाजन होगा तो सीधी सी बात है ऊतकों में विभाजन होगा। तो कोशिका और ऊतकों में विभाजन से क्या होगा, विभाजन से क्या होगा, उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अब कुछ जो होते हैं ऊतक जिनमें लाइफ टाइम के लिए विभाजन की क्षमता है वो पाई जाती है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें अमीबा की, ये अमीबा है मान लो, और इसमें कितनी सेल पाई जाएगी, मात्र एक कोशिका पाई जाएगी, 1 सेल इसमें रहेगी, एक ही कोशिका इसमें पाई जाएगी। तो एक कोशिकीय जीवों में सारे मौलिक कार्य का मतलब है कि इस अमीबा के लिए, इस कोशिका के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये एक ही कोशिका करेगी, ठीक। मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा जैसे गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, ये सारी क्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है उसमें सारे मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जा रहे हैं, गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया। यहाँ एक छोटी सी बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगी इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अपशिष्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये याद रख लेना आप तो ना, अमीबा में भोजन को अंदर लेने की क्रिया एंडोसाइटोसिस और बाहर निकालने की क्रिया एक्सोसाइटोसिस, ठीक। आगे देखो, बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। कोशिकाएं तो बहुत सारी हैं, लाखों की संख्या में हैं, लेकिन अधिकतर कोशिकाएं जो होती है ना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊतक बताया कि कोशिकाओं का एक समूह हो गया यह ऊतक, तो अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का होता है कार्य करने का या कार्यभार का क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, कार्य का बंटवारा। अच्छा, बंटवारा कैसे, जैसे फिक्स हो जाता है आपके घर में, आप देखिए कि मान लीजिए 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य में से जैसे गृहिणी जो होती है, अपनी माता या घर की जो भी महिला घर का कामकाज संभालती है, तो उसका कार्य होता है रसोई घर का कार्य करना। आपके पिता का काम होता है सारी सुख सुविधाएं देखना और आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और जैसे आप ये 2-3 भाई बहन हैं तो इनका कार्य क्या हो जाएगा, अपनी पढ़ाई करना और पढ़ाई के प्रति लगन रखना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो अब यहाँ पर सबका कार्य क्या हो जाता है, अलग अलग बंट जाता है। तो इसे कहते हैं श्रम विभाजन। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी अलग अलग ऊतक अलग अलग कार्य करते हैं। शरीर के अंदर से ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्यों को करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। जैसे अभी मैंने उसकी बात की आपसे, ऊतक की परिभाषा की स्टार्टिंग में ही, तो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक तरह के कार्य को करने में सक्षम होती है, एक ही प्रकार का कार्य करेगी वो।
और एक प्रकार का कार्य करती है, सदैव वो क्या रहती है, एक ही समूह में रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मांसपेशीय कोशिकाएं ये क्या होती है, पहले देखते हैं मांसपेशीय कोशिकाएं कि इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। मांसपेशीय कोशिकाएं जो होती है इनका संकुचन और प्रसार, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बनाई ये मांसपेशी कोशिका, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये दोनों तरफ से पास आएगी, इधर संकुचन होगा, प्रसार का मतलब ये फैलेगी, इधर फैलेगी, इधर फैलेगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो इसे प्रसार कहते हैं। तो इनके संकुचन और प्रसार से संकुचन में गति होती है। आप देख सकते हैं कि जब अपन चलते हैं तो देखो, जैसे ये अपना पैर है, ये घुटना है, तो पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता है, पैर ऊपर जाता है, फिर आगे की तरफ जाता है, और आगे की तरफ जाने के बाद में फिर सीधा, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे होता रहता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो संकुचन और प्रसार से गति होती है मांसपेशियों में। याद रखना, मांसपेशियों में संकुचन और प्रसार से गति होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ से, छोटा वाला। तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेशों को शरीर के सभी, एनी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सभी भागों तक लाता है। जैसे मान लीजिए ये तो रहा आपका मस्तिष्क, ये रहा आपका शरीर। अब आपके पैर में यहाँ पर कांटा चुभा, तुरंत आपका हाथ यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये यहाँ से संकेत मेरुदंड के पास, मेरुदंड से मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क वापस भेजता है हाथ के पास, और हाथ जाता है तुरंत पैर के पास। तो इतनी सारी जो क्रिया हो रही है, तंत्रिका तंत्र इसको कर रहा है, और इसमें काम आने वाली जो सेल्स है वो कौन सी है, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, रक्त कोशिकाओं की बात करें तो यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती है। रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, जिसको हम O2 कहते हैं, इसका परिवहन करती है। हम भोजन खाते हैं, भोजन से जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका परिवहन करता है रक्त। हार्मोन्स जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं उनको पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं हार्मोन्स, और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी रक्त कोशिकाएं काम करती है। जैसे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, तो किडनी में से, किडनी में किसको छाना जाता है, रक्त को छाना जाता है, और वो छन करके उसमें से मूत्र अलग होता है और वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों की बात करें तो पौधों में संवहन, ऊतक, भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। कौन से ऊतक होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं जो भोजन को और जल को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, किसके द्वारा, चालन के द्वारा। अब वो चालन क्या होता है ये तो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। इसका जो संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, इनकी क्रियाविधि पूरी क्लास 10th में समझाई गई है। ठीक है, पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होती है। पौधों की जो वृद्धि होती है वो उनके कुछ निश्चित क्षेत्र होते हैं, विशेष भाग होते हैं, उनमें ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसी स्थिति जो होती है वो कहाँ होती है, विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होती है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही होते हैं। याद रखना, जो विभाजित ऊतक होंगे, विभाजन करने वाले होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को क्या कहते हैं, विभज्योतक कहते हैं। अब यहाँ पर आपके एक बात और समझ में आनी चाहिए। देखो, विभज्योतक, यहाँ पर एक शब्द निकल के आ रहा है विभाजन। तो ऐसे ऊतक जो बार बार विभाजन करेंगे तो विभाजन करने से क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या में या उनकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होगी, बढ़ेगी, और इसीलिए विभाजन करने पर वृद्धि होती है। इस ऊतक को कहते हैं विभज्योतक। ठीक है ना। तो ऐसी सेल्स में, ऐसी जगह पे कौन सा ऊतक पाया जाएगा, विभज्योतक पाया जाएगा। विभज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है
और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। अब विभज्योतक ऊतक वृद्धि करता जाता है, एक विशिष्ट कार्य करता है और विशिष्ट कार्य करके आगे जैसे ही एक स्टेज कंप्लीट होती है, विभाजित होने की शक्ति को वो खो देता है और उसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। यानी आप इसको समझिए कि जो स्थायी ऊतक है, इस स्थायी ऊतक के निर्माण की अगर बात की जाए तो इस स्थायी ऊतक का निर्माण किसने किया? विभज्योतक ने किया। ये भी समझने की बात है। तो समझना यह है, छोटा प्रश्न बन सकता है कि स्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्थायी ऊतक का जो निर्माण है किससे होता है? विभज्योतक से होता है। और विभज्योतक जब विभाजन करने की क्षमता खो देता है, शक्ति को खो देता है, तो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। ये है विभज्योतक और स्थायी ऊतक की कहानी। आगे देखते हैं। विभज्योतक ऊतक वृद्धि करके आगे विशिष्ट कार्य, अच्छा ये तो समझा दिया। स्थायी ऊतक का निर्माण हो गया। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य किया गया। अब विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप या स्थायी आकार अगर कोई ले लेते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विभेदीकरण के बाद में कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार की ऊतक को स्थायी ऊतक कहते हैं। मान लीजिए ऐसी कोशिकाओं का समूह है, जो भी मैंने ऊपर बताया वही है कि विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और कार्य करते करते आगे एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें विभाजित होने की शक्ति खो देती है, यानी विभाजन क्षमता उनकी नष्ट हो जाती है, तो उस ऊतक को क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहते हैं। ये एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, और इस प्रकार के ऊतक को सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार इसके होते हैं सरल स्थायी ऊतक के। राइट, देखिए एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं, और इस प्रकार के ऊतक को क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। और सरल स्थायी ऊतक के उदाहरण की बात की जाए तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा 3 प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, चलो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकारों के बारे में अपन ने बात कर ली। यह एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है। एक और प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है, कौन सा होता है देखते हैं, जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जो पौधे होते हैं उनको कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है, ताकि वो उनको यांत्रिक सहारा प्रदान कर सके। इस प्रकार के सरल स्थायी ऊतक को स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। अच्छा, अभी जो सरल स्थायी ऊतक के प्रकार अपन ने देखे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो इनको समझ रहे हैं अपन, है ना। एक अन्य प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को क्या करता है? कठोर और मजबूत बनाता है। इस प्रकार का सरल स्थायी ऊतक क्या कहलाता है? स्क्लेरेनकाइमा कहलाता है। नारियल के छिलके में ये पाया जाता है। चलो, यह एक अन्य प्रकार की सरल स्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। अब आती है पौधों में लचीलापन की, कि जो पौधों में लचीलापन होता है वो कौन से ऊतक के कारण होता है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? तो याद रखना, कोलेनकाइमा की वजह से लचीलापन होता है पौधों में, उनकी शाखाओं में। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। क्या करता है? जो ये ऊतक है कोलेनकाइमा, कहाँ पाया जाता है? अधिकतर पत्ती में पाया जाता है, तना में पाया जाता है। और जैसे ही कोई आंधी तूफान आता है तो इसकी लचकता रहती है, वो इनको टूटने से बचा लेती है और ये टूटते नहीं हैं। लचीलापन इसी की वजह से होता है पत्ती में, तना में। और ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा
कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन कायमा ऊतक कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। नाम सुना होगा आपने कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। तो लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है। दृढ़ का मतलब होता है कठोर बनाता है। जैसे एक बार आपने सीमेंट पानी में घोल के और लुगदी बना के रख दी, एक दिन बाद में या कुछ समय बाद आप देखोगे वो लुगदी उसी रूप में रहेगी, और एक दो दिन बाद अगर उसको लेके आप तोड़ना फोड़ना चाहोगे तो वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगी। इतनी सॉलिड हो जाएगी कि वो फूटेगी भी नहीं। तो लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे ये कोशिका है तो इसकी सबसे बाहरी परत क्या होगी? एपिडर्मिस होती है। सामान्यतः ये कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। ये क्या होती है? कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। जो बाहरी एपिडर्मिस है कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, और शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले, जैसे मरुस्थल में कोई पौधे मिल रहे हैं और मरुस्थल में आपने देखे कि ये बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं, तो मरुस्थल में जो पौधे होंगे इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है? मोटी होती है, ताकि जल की जो हानि होती है, H2O की हानि होती है, वो पौधे के विभिन्न भागों से कम होवे। ठीक, शुष्क स्थानों पर एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। क्यूटीन, अब लिग्निन के बाद में क्या आता है? क्यूटीन आता है। क्यूटीन, क्यूटीन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जल अवरोधक का गुण पाया जाता है, और ये मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में पाया जाता है। जैसे मरुस्थलीय पौधे का कोई भी भाग है, ये बाहर वाली इसकी संरचना आ गई तो क्या हो गई? ये एपिडर्मिस हो गई। अब क्यूटीन की बात करें तो कैसा रासायनिक पदार्थ है? ये जल अवरोधक गुण इसमें पाया जाता है, यानी जल को अवरोधित करता है, जल से यह दूरी बनाए रखता है, जल का दुश्मन होता है, ऐसे समझो। तो जल अवरोधक का गुण होता है, और मुख्यतः मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं। बहुत सी नहीं, यहाँ पे बहुत से हैं। तो पत्तियाँ, जैसे मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, ये पत्ती की मध्य सिरा हो गई और ये इसकी सिरिकाएँ हो गई। तो इसमें भी क्या होगा कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। दोनों सतहों पर छिद्र पाए जाते हैं। आपने देखा होगा पत्ती की जो सतह होती है, निचले स्तर की जो सतह होती है वो हल्की सफ़ेद दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर मोम जैसी एक परत होती है। अब आप ऊपर आ जाइए कि पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट मैंने बताए हैं, इनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और रंध्र से क्या होता है? जल और गैसों का आवागमन, आदान प्रदान होता है। ये आपको पता होना चाहिए। रंध्र को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रक्षी कोशिकाओं को अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा जो रंध्र होता है उसके दोनों तरफ क्या होती है? गार्ड सेल्स होती है, और उन सेल्स की क्रियाविधि पर ही डिपेंड करता है कि रंध्र कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। ये जो गार्ड सेल्स होती है, रक्षी कोशिकाएं होती है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है, और जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? जल जो होता है पौधे से, याद रखना, जल वाष्प के रूप में जल का ह्रास होने की जो प्रक्रिया, ह्रास का मतलब होता है कमी बोल दो, हानि बोल दो। पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्रों से पानी की हानि होती है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन इसे कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन सूर्य के प्रकाश में भी हो जाए, सूर्य के प्रकाश कम प्रकाश में भी हो जाता है,
एक प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण, जैसे किसी पात्र में अपन ने पानी भरा और पानी को धूप में रख दिया, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण नॉर्मल स्थिति में है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की बात अगर की जाए तो पौधों से जल की हानि वाष्प के रूप में जब होती है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने जाना जो ऊतक वाला चैप्टर है NCERT साइंस क्लास 9th का, और इस चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, और इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसके अधिकतर बातें अपन ने जान ली हैं, अभी और भी शॉर्ट नोट्स इसके रहेंगे जिनके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो आया है ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।